नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 14 लेसन पढ़ रहे थे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कल बच्चों हमने इस लेसन के अंदर विद्युत के चालक, विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक, क्या ठोस पदार्थों में विद्युत का चालन होता है या फिर द्रव पदार्थों में भी विद्युत का चालन होता है, इन सभी बातों के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। और हमने LED बल्ब के बारे में भी अध्ययन किया था और हमने एक संप्रेषित्र बनाना भी सीखा था। आज हम बच्चों आगे पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है और विद्युत लेपन किसे कहते हैं, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इन सभी बातों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। सबसे पहले तो बच्चों हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ने से पहले हम देखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं। देखो, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का मतलब ये है कि जब किसी भी चालक विलयन के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन के अंदर कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, उसके अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या फिर विलयन के सतह के ऊपर जो है हमें बुलबुले दिखाई देते हैं गैसेस के, या फिर हम कह सकते हैं कि विलयन के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, या फिर इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप देखा जा सकता है। तो कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसे ही हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब इस प्रयोग को करने से पहले हम इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड बनाना सीखेंगे। देखो बच्चों, हम इलेक्ट्रोड बनाना सीख रहे हैं। हमने जो हमारे बेकार के सेल पड़े होते हैं घर के अंदर, जो घड़ी के सेल हो या फिर हम कह सकते हैं कोई हमारे रिमोट के सेल हो, जो भी ख़राब सेल होते हैं, बैटरी के सेल हो, उन सेल को हम लेंगे और सेल के ऊपर की परत को हम हटा देंगे और उसके ऊपर की धातु की जो टोपियाँ रहेंगी उनको हम रखेंगे, है ना। बाकी के नीचे का कवर हटा करके ऊपर का, और नीचे अंदर देखेंगे हम, उसके अंदर एक कार्बन की छड़ें निकल जाती है। ये धातु के सेल ही है बेटा, दो, है ना। ये जो धातु के सेल है, ये दो धातु के सेल हमने लिए हैं। इन धातु के सेल को हमने अच्छे से साफ़ करके रेजमाल से घिस लिया है, साफ़ कर लिया रेजमाल से। अब हमने क्या किया, इन धातु के सेल के ऊपर इनको दो तांबे के तार से या विद्युत तार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, देखो, और विद्युत तार से कनेक्ट करके इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है, दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो हमारा परिपथ तैयार हुआ है, इस परिपथ को हम क्या कहते हैं, ये जो है हमारे क्या तैयार हो गए, इलेक्ट्रोड तैयार हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब ये हमारा इलेक्ट्रोड तो तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को देखेंगे। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे। इलेक्ट्रोड तो तैयार कर लिया, अब हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया कि आसूत जल भरा, है ना। आधा इसको आसूत जल से भर दिया और फिर इसके अंदर हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने आसूत जल के अंदर चाहो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, चाहो तो हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, या फिर हम नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान दो कि जैसे ही हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और इन विद्युत सेल को, जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया ना, इस इलेक्ट्रोड को हमने इस विलयन के अंदर डुबा दिया, लेकिन जो इसकी टोपी है ऊपर की धातु की टोपी, इसको हम विलयन की सतह से थोड़ा ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, हमारा परिपथ तैयार हो गया, है ना। अब इस परिपथ में हमने बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह शुरू किया। जैसे ही हमने इसके अंदर विद्युत धारा भेजना शुरू किया, वैसे ही हमने देखा या ये पाया कि इस विलयन की सतह पर जो है कुछ गैसेस के बुलबुले हमें दिखाई देने लगे, ठीक है। अब ये जो गैसेस के बुलबुले थे, इसका मतलब कि जब किसी चालक विलयन के अंदर या किसी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब उसकी सतह पर गैस के बुलबुले बनते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन है ना। और इसके साथ ही इसके विलयन के रंग में भी परिवर्तन हुआ। इसके साथ साथ कभी कभी जो है ये जो हमारी कार्बन की छड़ है या ये जो हमारी धातु की जो सेल की जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हम धातु की परत भी देख सकते हैं, है ना। तो विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, सतह पर गैस के बुलबुले निकल सकते हैं, और कार्बन की छड़ पर या फिर विद्युत सेल के ऊपर या इलेक्ट्रोड के ऊपर हम धातु के निक्षेप भी देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जो है वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसी को हम विद्युत धारा का रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं, है ना। अब देखो, एक वैज्ञानिक थे हमारे, देखिए सन 1800 ईस्वी में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ वैज्ञानिक थे हमारे, विलियम निकलसन। ये विलियम निकलसन है, इन्होंने ही सबसे पहले जो है एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को एक प्रयोग के द्वारा जो है सिद्ध किया था, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था
कि जब इलेक्ट्रोड को जल में डुबाया जाता है और उस विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके धन टर्मिनल पर ऑक्सीजन और ऋण टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है वो उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले विलियम निकल्सन ने ये बताया था। ठीक है, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि अभी हमने जो प्रयोग देखा था उसके अंदर सबसे पहले विलयन की सतह पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार की गैसेस उत्पन्न होती है। इसके बारे में जानकारी देने वाले कौन थे? विलियम निकल्सन थे। तो बच्चों अब ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं, इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं और विलयन के रंग में भी परिवर्तन होता है। प्रश्न आता है कि किसी भी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं या उसका क्या रासायनिक प्रभाव पड़ता है ना? तो हम बता सकते हैं कि ये 4 रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अब ये रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा उसके इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे, वो किस पर निर्भर करेंगे कि हमने इसके अंदर कौन सा तो विलयन लिया है और इलेक्ट्रोड किस प्रकार के लिए हैं, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं? प्रयोग द्वारा समझाइए। तो हम समझा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बूझो ने एक परीक्षण करने का निश्चय किया। उसके मन में ये प्रश्न आया कि क्या फलों और सब्जियां भी जो है विद्युत की चालन करती है, या फलों या सब्जियों में भी विद्युत का चालन होता है क्या? तो इसके लिए उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने क्या किया, वही एक माचिस की डिब्बी ली, माचिस की डिब्बी की अंदर वाली जो ट्रे होती है वो ली, उसके अंदर एक चुंबकीय सुई को लगा दिया, उसके ऊपर जो है विद्युत तार को लपेट दिया, तांबे के तार को लपेट दिया। अब इसके एक टर्मिनल को इसने क्या किया, एक आलू को काटा आधे भाग में, बराबर आधे भाग में काट कर उस आलू के अंदर इस तार को लगा दिया और दूसरे तार को विद्युत बैटरी से कनेक्ट करके फिर आलू के अंदर लगा दिया। देख रहे हैं आप जैसा चित्र में। अब वो ये देखना चाहता है कि क्या आलू में भी विद्युत धारा का चालन होता है या आलू विद्युत का चालक होता है या नहीं होता है ना? इसलिए वो प्रयोग कर रहा है। अब देखो, जैसे ही उसने थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर चला गया, इसने परिपथ सेट कर दिया, छोड़ दिया और कुछ काम के लिए दूसरी तरफ चला गया। अब 1 घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आलू के अंदर एक तार जो लगा हुआ है, इसके चारों तरफ हरे रंग का उसको जो है हरे और नीले रंग का धब्बा दिखाई दिया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा धब्बा नहीं था, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आलू में भी विद्युत धारा का चालन होता है आसानी से, है ना? इसका मतलब ये है कि कुछ फल और कुछ सब्जियां, इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के फलों के अंदर जो है ये प्रयोग करके देख सकते हैं। विभिन्न सब्जियों में, प्याज में भी देख सकते हैं, टमाटर में भी देख सकते हैं। तो हमें मालूम चल सकता है कि ये विद्युत के चालक होते हैं या नहीं है ना? तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बूजो ने इस प्रयोग को किया था और ये सिद्ध किया कि आलू जो होता है विद्युत का चालक होता है। अब देखिए बच्चों, याद कीजिए कि कभी हमारी नई साइकिल का जो हैंडल होता है या हमारी पट्टियों के जो रिम होते हैं बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुर्घटनावश कभी कभी इनमें खरोंच पड़ जाती है या इनकी चमकदार परत जो होती है उतर जाती है और नीचे से इसकी सतह, नीचे की जो सतह होती है वो इतनी चमकदार नहीं होती है। देखा है हमने। इसी प्रकार से हमने कुछ महिलाओं के जो आभूषण पहने हुए होते हैं, देखा है कि कुछ समय तक तो बहुत चमकीले और सोने जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगातार जब वो उनका उपयोग करते हैं तो उसके बाद नीचे से चांदी या फिर अन्य धातु की परत जो है वो दिखाई देने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अब इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है, ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी थी और लगातार इसका उपयोग करने से ऊपर की परत उतर गई धीरे धीरे उपयोग में आने से और नीचे की परत दिखाई देने लगी। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है ना? तो विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन का मतलब यही है कि एक विद्युत के द्वारा किसी भी धातु के ऊपर दूसरी धातु की या वांछित धातु की, अपनी पसंद की धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी साइकिल का हैंडल है या फिर जो हमारे बर्तन है ना, या फिर जो हमारी टोटी का नल है ना, या फिर विभिन्न प्रकार के जो गिफ्ट आइटम्स है, आपकी जो ट्रॉफीज़ है, इनके ऊपर क्या है, एक धातु के ऊपर ही दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है ना? तो ये सब विद्युत लेपन की प्रक्रिया के द्वारा ही ऐसा किया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम विद्युत लेपन की प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत निक्षेपित की जाती है या चढ़ाई जाती है
है ना। इसके लिए एक प्रयोग है छोटा सा, बहुत ही सिंपल और अच्छा सा प्रयोग है। इसके लिए देखो हमने क्या किया है, 2 तांबे की प्लेट ली है, ये दिखाई दे रही है आपको चित्र के अंदर। इस तांबे की प्लेट की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। अब ये दोनों तांबे की प्लेटों को हमने लेकर रेजमाल से घिस लिया है और साफ़ कर लिया है, धो करके पोंछ करके, और हमने इसको रख लिया है। ठीक है। अब हमने इस तांबे की प्लेट को 2 तार से कनेक्ट करके इसको बैटरी से जोड़ दिया, दिखाई दे रहा है आपको। अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने 250 ml आसूत जल लिया और आसूत जल के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन डाला। ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया और हमने क्या किया, 15 मिनट तक इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। बैटरी को ऑन किया, जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा 15 मिनट तक हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अब देखो, ये बैटरी का ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है। कुछ 15 मिनट तक बैटरी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जब हमने दोनों प्लेट्स को बाहर निकाला तो हमने देखा कि जो ऋण आवेश पर जो प्लेट लगी है उसके ऊपर तांबे की परत चढ़ जाती है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विलयन के अंदर जो कॉपर सल्फेट था, जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह हुआ वैसे ही कॉपर सल्फेट जो था कॉपर और सल्फेट के अंदर विघटित हो गया। और कॉपर और सल्फेट जो है विघटित होने के कारण कॉपर सारा धन से ऋण टर्मिनल के ऊपर जाकर, ऋण टर्मिनल के ऊपर जो प्लेट है उसके ऊपर जाकर जमने लगा। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है, तो मैम विलयन के अंदर कॉपर की आपूर्ति वापस कैसे हुई, है ना। तो देखो, धन टर्मिनल के ऊपर जो कॉपर की प्लेट लगी है उसमें से कॉपर जो है धीरे धीरे, जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कॉपर जो होता है वहाँ से उतरता जाता है और वो विलयन के अंदर आता जाता है और विलयन से फिर वापस ऋण टर्मिनल की ओर वो लगी प्लेट के ऊपर जमता जाता है। तो इस प्रकार से हमें जिस बर्तन पर, जिस आभूषण पर, जिस चीज़ पर धातु की परत चढ़ानी है उसे हम कहाँ रखेंगे, ऋण टर्मिनल पर रखते हैं। समझ में आ गया। और जिसकी हमें परत चढ़ानी है, जैसे हमको सिल्वर की परत चढ़ानी है तो हम सिल्वर सल्फेट का विलयन लेंगे, अगर हमें कॉपर की परत चढ़ानी है तो कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, है ना। गोल्ड की परत चढ़ानी है तो हम गोल्ड सल्फेट का विलयन लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें जिस धातु की परत चढ़ानी है, जिस प्लेट पर चढ़ानी है, जिस आभूषण पर चढ़ानी है, जिस चीज़ पर चढ़ानी है उसको ऋण टर्मिनल पर रखते हैं और विलयन में वही सॉल्यूशन लेते हैं। समझ में आ गया। और इस प्रकार से हम किसी भी धातु पर अपनी वांछित, अपनी पसंद की धातु की परत को चढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, विद्युत लेपन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका आता है बोर्ड के अंदर कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं और विद्युत लेपन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो अब हम इसको पूरा अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। पहले सामग्री क्या क्या ली है, फिर विधि पूरी समझाएंगे और परिभाषा हम देंगे और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत के द्वारा किसी भी पदार्थ पर वांछित धातु की परत को निक्षेपित करना या चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। और ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक बहुत अच्छा उपयोग है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उपयोग बताइए। तो विद्युत लेपन के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे। देखो, विद्युत लेपन जो है एक बहुत ही अत्यंत ही उपयोगी प्रक्रिया है और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर दूसरी धातु की पतली परत जो है विक्षेपित करने के लिए ही इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हमने देखा है विभिन्न प्रकार की धातु के बर्तन है ना, पाइप है, साइकिल की रिम है, विभिन्न प्रकार के वाहन है ना, और पुल है ना। इसके साथ साथ स्वचालित वाहन है। इन सभी पर हमने देखा है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा करके और उसको मजबूत और सुरक्षित बनाया जाता है। क्योंकि वैसे तो सभी जो चीज़ें होती है लोहे की बनी होती है, लोहा बहुत ही मजबूत है, लेकिन लोहा जो होता है जल और वायु से विक्रिया करके और संचारित होता है, यानी कि इसमें जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जंग से बचाने के लिए ही इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की अन्य धातुओं का विद्युत लेपन करके और इसको जो है सुरक्षित किया जाता है। अब विलेपित किए जाने वाली धातु की जो परत होती है वो कुछ ऐसे ही, इसमें भी कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो कि उस वस्तु की धातु में नहीं होते तथा जिस पर निक्षेपण किया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे कांच के कुछ भाग है, कार के कुछ भाग है, या फिर स्नानघर की जो टूटी होती है, हमारे नल जो लगे हैं घर में, गैस का जो बर्नर है, साइकिल की जो रिम है, हैंडल है, पहिए की रिम है ना। तो ये जो होती है आपने देखा है कितनी चमकदार होती है। ये ऐसी क्यों होती है? वैसे तो ये लोहे की बनी हुई है, लेकिन लोहे के ऊपर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है, तो मैम क्रोमियम का ही क्यों नहीं बना दिया जाता ये सब चीज़ें,
है ना। नल की टोटी क्रोमियम की क्यों नहीं बना दी जा रही है, या साइकिल की हैंडल जो है क्रोमियम का क्यों नहीं बनाया जा रहा है। तो क्रोमियम पूर्ण रूप से हम क्रोमियम की ये चीज़ें नहीं बना सकते, क्योंकि क्रोमियम जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है ना। क्रोमियम चमकदार तो होता है और ये संक्षारित भी नहीं होता, इसमें जंग भी नहीं लगता, और ये खरोच का प्रतिरोध भी करता है। ये बहुत सारी क्वालिटीज़ है इसके अंदर, है ना। और लेकिन ये महंगा होता है, तो महंगा होने के कारण ही हम किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से क्रोमियम की नहीं बना सकते। किसी भी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से और व्यवहारिक नहीं है, यानी कि ये बहुत महंगा पड़ता है हमें। तो इसीलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से ही बनाया जाता है, और सस्ती धातु के ऊपर फिर क्रोमियम का लेपन कर दिया जाता है, और फिर इससे वो चीज़ मजबूत भी हो जाती है और संक्षारित भी नहीं होती, उसका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। अब आभूषण बनाने वाले जितने भी सुनार होते हैं वो क्या करते हैं कि सस्ती जो धातुएं होती है, इन धातु के ऊपर ही चांदी और सोने की परत चढ़ाते हैं, है ना, विद्युत लेपन के द्वारा। और ये आभूषण हमको देखने में चांदी के, सोने के दिखाई देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विद्युत लेपन के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वो तैयार की जाती है। ये देखिए बच्चों, कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए साइकिल का हैंडल है, इसके ऊपर क्रोमियम का लेपन किया गया है ना। इसको बनाया तो लोहे से ही गया है, लेकिन इसको संक्षारित ना हो, ये खराब ना हो, इसमें जंग ना लगे, इसीलिए इसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई गई है ना। क्रोमियम एक धातु है। और इसी प्रकार से देखो, ये ट्रे है, ग्लासेस है, ये ट्रॉफी है ना। तो इसी प्रकार से वाहन है विभिन्न प्रकार के, इन सभी के अंदर जो है वो बनाए तो ये लोहे के ही जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा करके इसको मजबूत बना दिया जाता है विद्युत लेपन की प्रक्रिया के द्वारा। तो अब समझ में आया कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं, और विद्युत लेपन की प्रक्रिया को हम सचित्र समझा भी सकते हैं। देखिए और भी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, जैसे खाद्य पदार्थों का भंडारण करने के लिए जो हम टीन के डिब्बे काम में लेते हैं, जैसे घी है, तेल है, इनके जो डिब्बे होते हैं ये बने हुए तो लोहे के ही होते हैं, लेकिन इसके ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया होता है ना। क्योंकि टीन जो होता है लोहे से कम क्रियाशील होता है, लोहा बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, खाद्य पदार्थों से रिएक्ट करके उसको हम कह सकते हैं विषाक्त बना सकता है ना, विषैले बना सकता है। इसीलिए हम लोहे के जो डिब्बे हैं उसके अंदर खाद्य पदार्थों को भंडारण नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए इसके ऊपर टीन की परत चढ़ा दी जाती है विद्युत लेपन करके, ताकि टीन जो होता है लोहे से कम क्रियाशील होता है, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं इसके संपर्क में आने पर खराब भी नहीं होते, है ना। तो इसी प्रकार से जो है पुल है, हमारे रेलवे के जो पुल होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, इनको भी प्रबल और सुरक्षित बनाने के लिए, लंबे समय तक जो है सुरक्षित बनाने के लिए लोहे का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन लोहे में संक्षारण होने की और जंग लगने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए, जल और वायु के रिएक्शन से बचाने के लिए इसके ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाकर इनको मजबूती दे दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत निक्षेपित करके हम उस धातु को और ज़्यादा सुरक्षित और उपयोगी बना सकते हैं, है ना, और संक्षारित होने से बचा भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो विद्युत लेपन जो कारखाने होते हैं, जहाँ पर विद्युत लेपन का कार्य होता है, वहाँ पर जो भी उपयोग में आने के बाद जो भी विलयन बचते हैं, उन विलयनों का निपटारा करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि यदि उन विलयनों को हम डायरेक्ट नदी और तालाब में छोड़ देंगे या फैक्ट्री से बाहर छोड़ देंगे, तो वो जिस भी स्थान पर जाएंगे उस स्थान को संचारित करेंगे, या फिर उसको ख़राब कर देंगे या उसको प्रदूषित करेंगे। यदि उसको नदियों तालाबों के जल में डालेंगे तो वो नदियों तालाबों के जल को दूषित कर देंगे, तो जल प्रदूषण फैलेगा, है ना। और पर्यावरण में बाहर छोड़ेंगे तो बाहर के पर्यावरण को भी वो दूषित कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग में लिए जाने वाले जो भी विलयन हैं उनको हम पूर्ण रूप से शुद्ध करें, और शुद्ध करके प्योरीफाई करके फिर उसके बाद हम उनको बाहर की ओर उत्सर्जित करें, है ना, ताकि हम प्रदूषण से भी बच सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर आज हमने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ा, और विद्युत लेपन के बारे में भी पढ़ा। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और किस प्रकार से एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की वांछित परत चढ़ा करके हम उसको संचारित होने से बचा सकते हैं, उसे उपयोगी बना सकते हैं, है ना। और आज हमारा लेसन यही कंप्लीट होगा। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।